आज एक्सरसाइज 13.3 को करेंगे। इसमें आप सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे और बेसिक्स क्लियर करने के बाद में क्वेश्चंस शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेंगे, इसके ध्यान ये देना है आपको। ठीक है, तो बेसिक करेंगे सबसे पहले। तो देखिए पहला टॉपिक कि एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। देखिए मान लीजिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने सैंपल स्पेस मान लिया इस पूरे को। तो इसमें कुछ घटनाएं हुई E1, E2, E3 से लेकर En तक। ये इस S के सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित करती हैं यदि तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि घटनाएं E1, E2, E3, En तक का समुच्चय जो भी बनेगा वो प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन को निरूपित करता है। कब? तो उसके लिए कंडीशन है पहली कि EI और EJ का इंटरसेक्शन वो बराबर होगा फाई के, मतलब उनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं आएगा। EI और EJ क्या हुआ, मतलब यदि हम I को 1 रखें और J को 2 रखें तो E1 और E2 ये 5 होगा इनका आपस में इंटरसेक्शन। अगर E2 और E3 देखें तो ये भी 5 ही होगा। तो ये सारे आपस में एक दूसरे से कोई भी अवयव नहीं रखते हैं कॉमन, सब आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा ये कि E1, E2 जो घटनाएं हैं, E3 इस प्रकार से En तक की, इन सब का यूनियन वो S के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इन सब का यूनियन आप जानते हैं। थर्ड पे आ जाओ। तीसरी बात, तीसरी ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI हमेशा बड़ा हो 0 से। EI का मतलब यहाँ है PE1, PE2 चाहे PE3, सारे PN तक भी अगर आप देखें En तक तो सारे के सारे 0 से बड़े हों, सारे ही 0 से बड़े हों, 0 से छोटा कोई ना हो। 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में कोई होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जब भी अप्लाई हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घटनाएं हैं ये इस सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित करेंगी। ओके, एक बात ये हुई। अब इसको दूसरे शब्दों में भी हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि दूसरे शब्दों में इसको किस प्रकार से हम नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में E1, E2, E3 से En तक की जो सारी घटनाएं हैं वो प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन को निरूपित करती हैं। कब? यदि वे युग्मत असंयुक्त है, मतलब पहली कंडीशन। इसको युग्मत मतलब दो पेयर है, मतलब एक पेयर है जिसमें दो अवयव हैं या दो घटनाएं हैं, वे दोनों ही क्या है? असंयुक्त है, उनमें कोई कॉमन नहीं है। समग्र है, समग्र मतलब सबका यूनियन S के इक्वल है और उनकी प्रायिकता शून्यतर है, शून्य के अलावा कुछ भी है, शून्य नहीं है, शून्य से बड़ी है, ये कहना उचित रहेगा। तो ये चीज़ इसमें हम दूसरे शब्दों में इसमें लिख देते हैं। तो क्लियर हो गई बात कि कोई प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन किस प्रकार से कोई घटनाएं कर सकती हैं। तो ये तीन कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दूसरा है इसमें संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये हुई, समझिए इसको भी। देखो तीन बातें मानेंगे। माना E1, E2, E3 से En प्रतिदर्श समष्टि S का एक विभाजन है। मतलब कहने का ये हुआ कि S कितने हिस्सों में डिवाइड है? तो E1 से लेकर En तक। एक बात मानी। फिर माना प्रत्येक घटना
ये सारी घटनाएं की प्रायिकता शून्येतर है, दूसरी बात। और तीसरी, माना ए प्रतिदर्श समष्टि के संगत घटना है, संगत घटना है। देखो इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। अब ये तीनों कंडीशन के आधार पर फिर एक समीकरण यहाँ से बनती है। वो समीकरण क्या होती है देख लीजिए। ये बनेगी पी ए इज इक्वल टू होगा पी ई वन, इसको प्रूव भी करेंगे, ध्यान से देखें और समझते जाएं, सब क्लियर हो जाएगी स्थिति, प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। इसी प्रकार से कहाँ तक, तो पी ई एन इंटू पी ए अपॉन ई एन, ये हुआ। तो ये है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, लेकिन इसे करना है हमें प्रूव। तो टू प्रूव क्या करेंगे, अब जरा फिर समझिए एक बार से, फिर इसी को समझ लेते हैं। इस चित्र पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे आपको चित्र दिख रहा है, इसमें हम कोई इस प्रकार से कोई घटना ले लें, ऐसे इस प्रकार से ए। देखो मैंने ऐसे क्यों लिया कि इसमें ई का पार्टीशन भी है, ई टू का भी है, ई थ्री का भी, ऐसे करके लिया हमने, थोड़ा एन तक भी एक ऐसी घटना, ठीक है। और फिर हम इसको अब सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये चित्र आप इसके लिए समझ लें। यहाँ जो एस है वो ई1 यूनियन ई2 यूनियन ई3 यूनियन कहाँ तक, ई एन तक, इन सब का यूनियन है एस। क्लियर है बात। और ए जो घटना है वो ए इंटरसेक्शन एस है, ठीक है। अब जब ए इंटरसेक्शन एस है, एस की जगह क्या लिखेंगे हम, तो ये पूरी बात लिखेंगे, पूरा यूनियन ई1 ई2 ई3 और ऐसे करते करते ई एन तक जाओ। अब एक एक को ए के साथ ले लो, ई1 ले लेंगे और फिर इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन ई2 के साथ, फिर यूनियन ए को इंटरसेक्शन ई3 के साथ, ऐसे करते करते यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन तक जाएंगे। अब ये जो सारे हैं, ये सारे क्या हैं, ये सभी असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब आप समझ गए कि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, अब हम इसका ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ए का, तो इन सब की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ई1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन ई2 प्लस पी ए इंटरसेक्शन ई3, और ये कहाँ तक जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन ई एन तक जाएगा। अब देखिए इसके बराबर हम क्या लिखते थे, तो थोड़ा सा सोचिए, फ्लैशबैक में जाओ, पिछले एक्सरसाइज में जाओ, तो वहाँ पे क्या था कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी किसके इक्वल था, तो पी ए अपॉन बी के, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के वहाँ गुणा करनी पड़ेगी, ए अपॉन बी इंटू पी बी। तो इसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे सूत्र, तो ये हो जाएगा पी ए पी ई वन और पी ए अपॉन ई वन, फिर इसमें भी दूसरी घटना के लिए पी ई टू और पी ए अपॉन ई टू, और इसी प्रकार से कहाँ तक जाएंगे, ई एन घटना तक, गुणा पी ए अपॉन ई एन, ये हुआ पी ए के इक्वल। तो देखो यही हमने लिखा था स्टेटमेंट में और यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आ जाती है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे केवल सूत्र ना समझें, इसे क्वेश्चन समझें, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, बेज थ्योरम पे। बेज प्रमेय, बेज थ्योरम, माना E1 E2 E3 से En अरिक्त घटनाएं हैं तथा प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन का निर्माण करती है।
ये हमने मान लिया। इसका मतलब हमने क्या क्या माना कि ई आई ई जे इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगा, ठीक, और E1 से En तक के यूनियन S के इक्वल होगा। आपस में इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ये चीज़ है, S के इक्वल ये माना जाएगा। और कोई भी अवयव हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0 से बड़ी होगी, यानी कि शून्यतर होगी। 3 चीज़ होगी इसमें, तो ठीक है। अब क्या होगा, तो P ऑफ ई आई अपॉन ए बराबर होगा पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई अपॉन समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई जे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको करना है प्रूफ। अब इसका प्रूफ ढूंढो जरा, कैसे। हमें ये पता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट पी ए अपॉन बी। बताओ, ये आपको सबको पता है क्या सूत्र? बिल्कुल पता है। ठीक है, अगर ये पता है तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू रखें ई आई अपॉन ए, तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ए बराबर ये पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई अपॉन पी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई अपॉन में जे इज इक्वल टू 1 to n पी ई जे इंटू पी ए अपॉन ई जे, ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम प्रूव भी कर देंगे और यहीं पे बस इसको छोड़ देंगे। ये हो गया बेज थ्योरम। तो अगर सिद्ध करने के लिए आए तो इस प्रकार से आप इसको कर देंगे, और केवल बेज पर में पूछे तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे, इतने को स्टेटमेंट को। ठीक है ना, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो करेंगे ही हम एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज ही शुरू करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में पहले कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक कलश ये है, मान लीजिए 5 लाल और 5 काली। ठीक है, यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है? देखिए, अगर इस कलश में से लाल गेंद निकल के आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि 2 लाल गेंद और ऐड करनी है, तब लाल हो जाएंगी 7 और काली रह जाएंगी 5, और फाइनली फिर उसमें से लाल की प्रायिकता निकालनी है। एक कंडीशन। दूसरी में देखो, दूसरी में 5 लाल और 5 काली तो है ही, लेकिन अगर लाल ना निकले, काली निकल के आ जाए शुरू में, फिर क्या करना है, तो फिर उसी रंग की फिर और भी डालनी है 2। अगर लाल निकल रही है तो लाल डालनी है, काली निकल रही है तो काली ही डालनी है 2। वो तो वापस उसमें रखनी है, लेकिन 2 और डालनी है। इसलिए अब 5 लाल और 7 काली यहाँ से हो जाएंगी, और फाइनली प्रायिकता लाल की ही चाहिए। तो बस अगर ये 2 कंडीशन समझ में आ जाती हैं, सवाल समझ में आ गया, समझ लो। फर्स्ट देखो क्या कंडीशन बनेगी कि पहली गेंद क्या हो, लाल हो। पहली गेंद लाल, इसकी प्रायिकता बनेगी कितनी है, लाल 5, और टोटल कितनी है, 5 5 10, ये हो जाएगा 1/2। फिर एक और प्रोबेबिलिटी इसकी देखो, यहाँ से अगर दूसरी गेंद लाल निकालनी है, अगर क्या निकालनी ही है, लाल ही बोल रहा है
कि दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो दूसरी गेंद लाल की, देखो लाल यहाँ तो 7 हो गई और टोटल यहाँ 12 हो गई, तो ये 7/12। सेकंड कंडीशन पे आओ, इस वाली पे, कि पहली गेंद काली निकल जाए, पहली गेंद काली, तो देखो काली कितनी है 5 और टोटल कितनी है तो 10, ये भी 1/2 आएगा। लेकिन दूसरी गेंद इसमें भी लाल ही निकले, दूसरी गेंद लाल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लाल तो यहाँ 5 है लेकिन टोटल 12 हो जाएंगी, अब ये 5/12। तो हमने चारों प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर ली। अब इसके बाद जो हमारी अभीष्ट प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी, अभीष्ट प्रायिकता जो कि फाइनली इसने पूछा है, ठीक है। तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, अभीष्ट की जगह ये भी लिख सकते हैं आप। क्या करेंगे, देखो ये पहले फर्स्ट कंडीशन में जो प्रायिकता आई है दोनों का मल्टीपल करेंगे, प्लस कर देंगे जो बाद में आई है इन दोनों का, सेकंड कंडीशन वाली का। तो ये हो जाएगा 7/24 और ये हो जाएगा 5/24, कुल मिला के हो जाएंगे 12/24, 12 एकम 12 दूनी 1/2। तो आपका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। कंडीशन समझ में आते ही सवाल हल हो जाएंगे, बहुत आसान लगने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो देखो कंडीशन दी है, इन कंडीशन के हिसाब से हम चलेंगे। एक थैला है मान लीजिए ये, दूसरा थैला है ये। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, एक थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं, ठीक है। ये है पहला थैला और ये दिख रहा है आपको दूसरा थैला, ठीक, ओके। अब इसमें हम घटनाएं मान लेंगे कुछ इस प्रकार से कि एक E1 घटना मान लेंगे, एक E2 मान लेंगे और एक और तीसरी घटना जो ये कह रहा है, ठीक है, लाल वाली, ओके, ये घटना मान लेंगे। तो E1 क्या घटना मानेंगे, पहला थैला चुनने की घटना मान ली, माना। फिर E2 मान लो दूसरा थैला चुनने की घटना। फिर A को मानेंगे लाल गेंद निकलने की घटना, ठीक है। देखो इसने क्या कहा, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, इसलिए हम घटना लाल वाली मानेंगे ए। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, पहले थैले से निकालने की प्रायिकता हमें चाहिए। तो इसलिए देखिए PE1 क्या होगी, मतलब पहले थैला चुनने की, थैले कितने हैं 2, चुनना कौन सा है पहला, PE2, थैले कितने हैं 2, दूसरा एक ही तो थैला, तो PE1 और PE2 दोनों 1/2 ही आएंगे। अब फिर ये देखो कि पहले थैले से लाल चुनने की प्रायिकता क्या होगी, तो P लाल गेंद पहले थैले से ये होगी, 4 लाल है यहाँ 4 और बटे में कितना 8, टोटल 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 आ गया। और अब देखना है कि लाल दूसरे थैले में से तो नहीं आ जाएगी, आ सकती है। तो P लाल गेंद दूसरे थैले से देखेंगे तो दूसरे में लाल कितनी है 2 और टोटल कितनी है 8, ये हो जाएगा 1/4। अब हमें यहाँ से चाहिए कि लाल की प्रायिकता जबकि पहले थैले से निकाली गई हो, लाल होने की प्रायिकता जबकि पहले थैले से निकली हो,
इसकी क्या प्रायिकता होगी ये हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें चाहिए P E1 अपॉन A, पहले थैले में से लाल। देखो ऐसे लिखने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। पहले थैले में लाल, पहला थैले के ऊपर और लाल के नीचे। तो यहाँ से सूत्र के अनुसार आएगा PE1 गुणा PA अपॉन E1, अपॉन में दो घटनाएं हैं, दो कंडीशन हैं, PE1 इंटू PA अपॉन E1, फिर प्लस में PE2 गुणा PA अपॉन E2। सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू रख दीजिए। 1/2 इज ऑल्सो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और ये 1/4। केवल एक ही 1/4 थी, बाकी 1/2 थी। ये हो जाएगा ऊपर 1/4, नीचे 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 1/4 गुणा 8 4 का 8 ऊपर, नीचे आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2/3। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है, ऐसे ही ध्यान से समझते जाओ, क्लियर हो जाएगी स्थिति सारी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है? तो देखिए, हम यहाँ से घटनाएं बनाएंगे। घटनाएं E1 किसे मान लेंगे हम? E1 मान लेंगे छात्रावास में रहने वाले, E1 मान लिया, और E2 मान लिया छात्रावास में न रहने वाले। दो कंडीशन हो गई, दो घटनाएं हो गई। अब इसके बाद देखिए E1 कितना आएगा यहाँ से, तो यह है 60%। 60% का मतलब 60/100, ये हो जाएगा 0.6। और PE2 क्या आएगा, तो ये 40% दिया है, इसका मतलब 40/100 इज इक्वल टू 0.4। दो आ गए। अब इसके बाद A अपॉन E1 क्या आएगा? A अपॉन E1 का मतलब है ए ग्रेड छात्रावास में रहने वाले, P छात्रावास में रहने वाले ए ग्रेड वाले, तो ये हो जाएगा 30% इसने दिया है, इसका मतलब 0.3 बन जाएगा। और PA अपॉन E2 मतलब P छात्रावास में न रहने वाले ए ग्रेड वाले, ए ग्रेड, ये है 20%, इसका मतलब 0.2। सब चीज़ आ गई जो हमें चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चाहिए फाइनली, हमें चाहिए ग्रेड ए पाने वाले छात्रावास में रहने वालों की प्रायिकता। देखो, ए ग्रेड पाने वाले और छात्रावास में रहने वाले, तो देखिए इसका मतलब हमें चाहिए PE1 अपॉन A चाहिए। तो इसके लिए सूत्र लग जाएगा PE1 गुणा PA अपॉन E1, अपॉन में PE1 इंटू PA अपॉन E1, ये यही रहता है पहले, फिर प्लस में बदल जाता है PE2 गुणा PA अपॉन E2। वैल्यू सारी हमारे पास है, तो ये है 0.6, ये है 0.3, ये 0.6 इंटू 0.3 प्लस ये है 0.4 और ये 0.2। सारी वैल्यू पता लग गई। 6 × 18 0.18 हो जाएगा, 6 × 18 0.18
प्लस 4 दूनी 8 0.08। इन सबको जोड़ो, ऊपर हो जाएगा 0.18 और नीचे 18 8 26 यानी कि 0.26। पॉइंट हटा लो, किससे कट जाएगा? तो ये 2 से कट जाएगा, 2 नंबर 18 और 2 से 13 आ जाएगा। तो ये जो आया यही आंसर आ गया आपका। ठीक, ये सारी कंडीशन आप निकाल लेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी सारी निकाल लेंगे। सारी में कितने निकालेंगे? 4 की जरूरत पड़ेगी आपको। P(E1) P(E2) P(A)/E1 और P(A)/E2 निकाल ली। फिर हमें चाहिए P(E1)/A। ठीक, E1 क्यों? क्योंकि छात्रावास में रहने वालों का, अगर छात्रावास में ना रहने वालों का कह रहा होगा तो फिर E2/A करना पड़ेगा। और E2 किया जाएगा तो यहाँ E2 और यहाँ भी E2 वाला ऊपर आएगा, नीचे दोनों सेम आएंगे, ध्यान देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा लंबी ना हो, इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, लगे रहें अपनी पढ़ाई में। ओके, थैंक यू।